Hello everybody, my name is Tansa Tyagi and we are back on Rank Plus with the last topic of our chapter Principles of Inheritance. So start करूंगी आज के इस आखिरी टॉपिक के साथ जो कि Principles of Inheritance का लास्ट टॉपिक है। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेसिकली दो तरीके के रहते हैं, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स रहते हैं जो हमारे जीन्स की वजह से, हमारे जेनेटिक कॉम्पोजिशन की वजह से, हमारे जीनोम में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपके बनते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, एज वेल एज ये नीट में भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है तमसा त्यागी एंड मैंने की है बायोकेमिस्ट्री के अंदर मास्टर्स और मेरा 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है इन ऑनलाइन एज वेल एज आई हैव आल्सो टॉट इन द ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो मेरा जो ये एक्सपीरियंस है हजारों बच्चों को पढ़ाने का इन सीयूईटी नीट कैटेगरी, ये आपको डेफिनेटली काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास में। ओके, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना बच्चे, वो दो तरीके के देखने को मिलते हैं। वी हैव आवर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड आवर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो यही दो डिसऑर्डर्स को आज हम डिस्कस करेंगे पूरी इस सेशन में, पूरे लेक्चर में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के साथ में। So what happens in the case of the Mendelian disorders? Mendelian disorders में specifically अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे disorders are mainly determined by the alteration, और ध्यान देना क्या लिखा है, alteration और mutation in the single gene। तो आपके कोई भी पर्टिकुलरली एक जीन के अंदर क्या हो रहा है, या तो वहां म्यूटेशन हो जाता है या वहां ऑल्टरेशन होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये पहले भी जो मैंने म्यूटेशंस आपको पढ़ाए थे, तो म्यूटेशंस मैंने बताया था, म्यूटेशंस के अंदर क्या होता है कि आपके जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं और उसकी वजह से आपका जो फिनोटाइप है वो भी चेंज हो जाता है, राइट क्योंकि वहां पे कंप्लीट जो उसका अमाइनो एसिड है वो बदल जाता है, जिसकी वजह से जो भी प्रोटीन वहां फॉर्म होना होता है वो भी चेंज हो जाता है। दो तरह के म्यूटेशंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। आई टॉट यू अबाउट द सिंगल बेस पेयर म्यूटेशन, राइट। तो उसमें सिर्फ सिंपली क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आते हैं, ठीक है, वहां पे वो अल्टर हो जाता है। और फिर मैंने आपको बताया था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस के बारे में। ओके, तो वी आर गोना स्टडी अबाउट नाउ हियर स्पेसिफिकली अगर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिंगल जीन में ही क्या आ रहा है, ऑल्टरेशन या चेंज आ रहा है, ठीक है। नाउ दीज डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स ऑन द सेम लाइंस, यानी कि जो फादर है, फादर से आगे फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन होगा या मदर से फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन होगा, राइट, देन उनके फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन होगा। तो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सेम लाइन ऑफ जेनेटिक्स, सेम लाइन ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ बात हो रही है। सेम लाइन का यहाँ मतलब है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिट करते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स जो हैं बच्चे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। तो आपने कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, जब आपके उसमें पूछा जाता है कि आपकी इस बीमारी की कोई फैमिली हिस्ट्री है क्या, मतलब आपके परिवार में क्या किसी को ये बीमारी है, पूछा जाता है ना। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। स्पेसिफिकली क्यों ऐसा पूछा जाता है कि यार ये बीमारी आपके फैमिली हिस्ट्री में है या नहीं। द रीजन इज क्योंकि वो डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, वो इनहेरिट किए जाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कि सेम लाइन में इनहेरिट होते हैं, एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमने ऑलरेडी इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इसी चैप्टर की बात हो रही है। वी आर गोना स्टडी अबाउट इट इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर।
Now the pattern of the inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family by the pedigree analysis. अब ये जो पैटर्न होता है ना, इसको समझने के लिए देयर आर सर्टेन पेडिग्री एनालिसिस. अब ये पेडिग्री एनालिसिस क्या चीज होती है, तो इसमें सर्टेन एनोटेशंस रहते हैं, कुछ ऐसे एनोटेशंस दे दिए जाते हैं, ठीक है. एनोटेशंस जैसे कि वहां पे उसको चार्ट को समझने, देयर इज अ बेसिकली पेडिग्री चार्ट, ठीक है. पेडिग्री चार्ट रहता है जिसमें आपको एक के बाद एक जनरेशन वहां पे शो की जाती है कुछ इस तरीके से. एंड देयर आर सर्टेन एनोटेशंस कि ये वाला जो सर्कल वाला रहता है फीमेल रहता है और जो स्क्वायर रहता है वो मेल होता है, ठीक है. ये फादर मदर रहते हैं आपके. उसके बाद ये इस तरह से जब आप लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो यहाँ से इनकी ऐसे नेक्स्ट जनरेशन शो की जाती है. फिर उसके बाद उनकी इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन शो की जाती है. जरूरी नहीं है कि हर बार डॉटर सन आए. इट कुड बी 2 daughters, इट कुड बी 2 sons. तो जो भी वो फैमिली हिस्ट्री है उसको इस तरह से चार्ट के फॉर्म में पढ़ा जाता है. इसी को पेडिग्री चार्ट कहते हैं, ठीक है. यही आपका पेडिग्री चार्ट रहता है. These are your basically parents. Then this is your filial 1 generation. This is your filial 2 generation. And इसी चार्ट में आपके इन डिसऑर्डर्स को भी पढ़ा जाता है, ठीक है. I will give you certain examples of such charts and how we study, ठीक है. अभी आगे की स्लाइड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे you can study them. All right. Okay. सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यार वहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक सिंगल जीन में चेंज आता है, एक सिंगल जीन में. ओके. सो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल जो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर का रहता है दैट इज हीमोफिलिया. ओके. सो हीमोफिलिया क्या है, बेसिकली ये एक डिसऑर्डर है. इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. एंड इसमें क्या रहता है ना, हीमोफिलिया के अंदर बेसिकली क्या रहता है, here the father has hemophilia and the mother is unaffected. Right? So सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर जो हम डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं that is हीमोफिलिया. So हीमोफिलिया बेसिकली क्या रहता है, हीमोफिलिया के अंदर let me select a pen first. So बच्चों हीमोफिलिया के अंदर क्या होता है ना, हीमोफिलिया में आपका बेसिकली आपको क्या रहता है, यहाँ पे एक ऐसा जीन, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स. कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक जीन रिस्पॉन्सिबल रहता है. उस जीन के अंदर क्या आ जाते हैं, ऑल्टरेशन, म्यूटेशन. इसी में म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो क्लॉटिंग फैक्टर वहां प्रोड्यूस नहीं होता. और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोड्यूस द क्लॉटिंग प्रोटीन. तो अगर वो फैक्टर्स वहां नहीं होंगे तो क्लॉट नहीं बनेगा, है ना. तो क्लॉट नहीं बने, ब्लड क्लॉट्स विल नॉट फॉर्म. एंड अगर ब्लड क्लॉट्स नहीं हुए तो क्या होगा, बॉडी के अंदर कभी भी कोई कट लग गया, ठीक है. आपने कभी देखा है जब भी आपको चोट लगती है ना, तो आपको वहां पे अगर कट लग जाता है या कुछ भी होता है तो वहां से ब्लीडिंग होती है, राइट. ब्रूजेस आते हैं तो भी ब्लीडिंग होती है, बट थोड़ा टाइम के बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है और जो वहां का ब्लड फ्लो है वो धीरे धीरे थिक होने लगता है एंड फिर वहां पे एक स्कैब जैसा फॉर्म हो जाता है. ऐसा ही होता है, ठीक है. तो द रीजन बीइंग कि वहां पे आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है. and you have already studied about this entire topic in your class 11th. आप सब पढ़ के आए हो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में. ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट हियर. सो ये क्लॉट जब आपका नहीं बन रहा, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, छोटे से छोटे कट में भी ना आपके बॉडी से बहुत एक्सट्रीमली ब्लड फ्लो होने लगता है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट है, ठीक है. तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है हीमोफिलिया. इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन बिकॉज ऑफ दिस थिंग. सो नाउ
वैसे तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, बट ये ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलती है, मेल्स में देखने को मिलती है, क्योंकि मेल्स यहाँ पे इसको अपनी मदर से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, आई एम सेइंग मोस्टली इट इज फाउंड इन द मेल्स, बिकॉज अगर फीमेल्स में ये बीमारी दिख रही है तो उसके पीछे एक बहुत ही रेयर कंडीशन होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगी यहाँ पे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हो, हम एक केस यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, हमने एक केस यहाँ लिया। कैसा केस है बेटा ये, कि फादर यहाँ पे क्या है, फादर को हीमोफिलिया है। ठीक है, रेड से दिखाया पूरा। ठीक है, यानी कि ये बीमार है, इसको हीमोफिलिया है, राइट। तो ये जो हमने इसका ये वाला एक्स जीन दिखाया है वो हीमोफिलिक दिखाया। द रीजन बिकॉज हीमोफिलिया इज कैरिड ऑन द एक्स जीन। ठीक है, तो हीमोफिलिया जो होता है वो एक्स लिंक्ड जीन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट्स एन एक्स लिंक्ड जीन। ऑल राइट, हीमोफिलिया कॉज आपके एक्स लिंक्ड जीन की वजह से होता है, एंड फादर यहाँ पे अफेक्टेड है। तो मतलब फादर के पास तो एक ही एक्स होता है, उसका एक एक्स जो है वो क्या है, अफेक्टेड है, तो हेंस फादर के अंदर वो बीमारी शो होगी, राइट। और मदर आप यहाँ देख सकते हो, मदर इज अनअफेक्टेड, मदर को कुछ नहीं है, मदर इज ओके। ठीक है, नाउ ऐसे पेरेंट्स के जब बच्चे होते हैं तो उनके अंदर कितने चांसेस होंगे ये बीमारी होने के लिए, लेट्स सी दैट नाउ। सो इफ वी आर गोना सी कि इसके कैसे गैमीट्स आएंगे बेटा, एक ये एक्स आएगा, एक वाई आएगा, जिसमें से एक्स क्या है, ये हीमोफिलिक वाला एक्स आएगा, राइट। इसके नॉर्मल वाले एक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम प्रोजेनी को देखते हैं तो आपके पास एक एक्स वाई आएगा नॉर्मल, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, फिर ये एक्स और ये वाई। तो यानी कि अगर यहाँ पे बॉय आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका वाई वाला स्पर्म फीमेल से मीट करता है तो दोनों ही कंडीशन में जो आपके बॉयज है, राइट, यानी कि जो आपके सन है वो कैसे रहेंगे, वो अनअफेक्टेड होंगे कि नहीं होंगे, सन विल बी अनअफेक्टेड। कोई रीजन बता सकता है? क्योंकि भाई एक्स तो फादर से आ ही नहीं रहा इसके पास, फादर का एक्स सिर्फ और सिर्फ किस में जाता है, डॉटर्स के पास, क्योंकि वहां दो एक्स होते हैं। क्लियर, सन के पास वाई होता है और फादर से हमेशा सिर्फ वाई क्रोमोसोम ही आता है। क्लियर हुई ये बात। सो हेंस यहां देखो दोनों डॉटर्स के पास एक एक हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम आ चुका है। ठीक है, यानी कि ये दोनों डॉटर्स क्या हैं, अभी देखो पूरी तरह अफेक्टेड नहीं है। पूरी तरह अफेक्टेड होने के लिए ये वाला एक्स भी हीमोफिलिक आना चाहिए मदर से, यानी कि मदर कैसी होनी चाहिए, हीमोफिलिक। मदर को भी क्या होना चाहिए, अफेक्टेड। अगर मदर के पास हीमोफिलिक वाले क्रोमोसोम जीन्स होंगे तो ही डॉटर्स अफेक्टेड होंगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर ज्यादातर जो होता है ना वो मेल्स अफेक्टेड मिलेंगे आपको। फीमेल्स को अफेक्ट होने के लिए तो बहुत बड़ी कंडीशन होती है कि भाई दोनों ही पेरेंट्स आपके हीमोफिलिक हो। ठीक है, और ये बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है 50% चांस ऑफ बीइंग हीमोफिलिक इज ऑल्सो व्हेन जब आपकी मदर है वो कैरियर है। क्या है, कैरियर है, यानी कि एक उसके पास नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है और दूसरे वाले क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक वाला जीन है, यानी कि इट इज अ कैरियर। ठीक है, इट इज नॉट अफेक्टेड, इट इज कैरियर इन दिस केस। तब क्या होगा, तब आपके पास यहां से देखो एक एक्स ये आएगा, एक एक्स ये आएगा। ठीक है, और फादर अगर आपका अफेक्टेड है, राइट, सो फादर विल ब्रिंग दिस, इट कुड बी दिस कंडीशन और दिस कंडीशन। ठीक है, तो कैरियर के केस में क्या होगा, एक डॉटर जो आएगी, ठीक है, 50-50% चांस है बेटा। सो 50% चांसेस आर देयर दैट द डॉटर कैन बी अ कैरियर और 50% चांसेस ऑफ द डॉटर कैन बी अफेक्टेड।
सबको ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? तो यही जो आपका होता है ना, ये कैरेक्टर्स, ये डिसऑर्डर्स जो है, इसी को हम पेडिग्री चार्ट पे स्टडी करते हैं। एग्जैक्टली ये सेम चीज होती है। ठीक है, समझे आप लोग? चलो, अब दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे ले रहे हैं। जब आपका फादर क्या है, एकदम नॉर्मल है, लेकिन मदर क्या है, मदर अफेक्टेड है। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, फादर नॉर्मल एंड मदर अफेक्टेड। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे हमने मदर को अफेक्टेड नहीं लिया, बल्कि हमने क्या लिया, हमने लिया मदर को यहाँ पे। तो मदर इज व्हाट, इट इज अ कैरियर, इट इज नॉट अफेक्टेड येट, अभी भी ये अफेक्टेड नहीं है, ये कैरियर है यहाँ पे। So when the mother carries the altered gene causing hemophilia, जब मदर क्या कैरी करती है, ऑल्टर्ड जीन्स कैरी करती है, ठीक है, causing hemophilia and the father is unaffected, तो इस कंडीशन में you are having normal X and Y, Y तो देखो वैसे भी कैरी नहीं करता हीमोफिलिया के जीन्स। ओके, सो फादर का जो एक्स है वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन मदर का एक एक्स क्या है, इट इज अ हीमोफिलिक। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सो देर आर 50-50% चांसेस ऑफ सन बीइंग अफेक्टेड। देखो, जो सन होएगा उसके पास एक एक्स तो मदर से आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि एक वाई फादर से आता है। तो अब यहां से 50% चांस of getting a hemophilic X chromosome and 50% chance of getting a normal X chromosome. Hence, the son is going to be what? Son is going to be what? 50% chance that the son is a hemophilic. Okay? 50% चांस, यहां से अगर ये चला गया तो यहाँ हीमोफिलिक हो जाएगा, एंड 50% चांस है कि सन जो है वो नॉर्मल होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ज्यादातर हम क्या देखते हैं, ज्यादातर हम यही देखते हैं कि आपके जो सन्स होते हैं, मेल प्रोजेनी होती है, यहाँ पे जो मेल प्रोजेनी रहती है बच्चे, दैट इज कंपैरेटिवली फाउंड टू बी हीमोफिलिक। मेल प्रोजेनी ज्यादातर हीमोफिलिक होती है। फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो इसको, मैं स्टार बना के लिख रही हूं, फॉर फीमेल्स प्रोजेनी टू बी हीमोफिलिक, what should be the condition? The father should be hemophilic and mother को क्या होना चाहिए, mother should be either hemophilic or a carrier। तो यानी कि या तो दोनों के दोनों हीमोफिलिक हो, या तो दोनों पेरेंट्स हीमोफिलिक हो, तो आपकी डॉटर्स जो है, ये फीमेल्स यानी कि डॉटर, ठीक है, तो आपकी डॉटर यहाँ पे क्या होगी, हीमोफिलिक होगी। नहीं तो क्या हो कि जो पापा है, फादर है, वो हीमोफिलिक हो और मदर कैरियर हो। इसी कंडीशन में आपके डॉटर्स हो सकते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर फीमेल्स की हम बात करते हैं, तो फीमेल्स के पास देखो बेटा, एक एक्स और एक एक्स आएगा, ये वाला तो नॉर्मल रहेगा, और अगर ये हीमोफिलिक वाला आ गया तो ये बेटी यहाँ पे क्या होएगी, कैरियर होएगी। ये अभी भी अफेक्टेड नहीं है, ये अभी भी अफेक्टेड नहीं है, बल्कि क्या है, ये कैरियर है। तो डॉटर्स का हीमोफिलिक होना इसीलिए बहुत रेयर हो जाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस और नो? इज इट क्लियर विद एवरीवन? हाँ, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे डिसऑर्डर के साथ में, जो कि है सिकल सेल अनीमिया। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो इसमें देखते हैं हम क्या देखने को मिलता है। सो ये वाला जो आपका रहता है ना, इट इज ऑटोसोम लिंक्ड है, ठीक है। जो हीमोफिलिया है वो एक्स लिंक्ड, यानी वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर रहता है। ये क्या रहता है, ये ऑटोसोम, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं,
How many are there? 22 pairs of autosomes are there and 1 pair of sex chromosome. So sickle cell anemia जो होता है वो किस पे लिंक्ड होता है बच्चे? ऑटोजोम पे. ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So it is present where on the X linked, it is linked on the autosome, ठीक है, and it can be transmitted from the parents to the offspring. और ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कब पास होएगा? कब होएगा? देखो द कंडीशन, ये यहाँ पे कंडीशन है, व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर द कैरियर ऑफ द जीन. देखो जब तक दोनों पेरेंट्स के पास वो जीन नहीं होगा तब तक वो आगे पास ऑन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि वो सेक्स गैमीट्स के थ्रू पास नहीं हो रहे, ठीक है, वो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू पास नहीं हो रहे, वो आपके ऑटोसोम्स के थ्रू पास हो रहे हैं. तो दोनों के पास वो होना जरूरी है क्योंकि ये एक रिसेसिव ट्रेट है. डोमिनेंट होता तो एक पार्टनर के पास भी था तो भी इट वुड हैव शोन व्हाट? इट वुड हैव शोन इट्स फिनोटाइप. पढ़ा है ना आप लोगों ने. लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो अगर होमोजाइगस कंडीशन में नहीं, मतलब अगर दोनों के पास नहीं होंगे तो इट विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ. ये सबको पता है ना. सो ये डिफेक्ट जो बेसिकली सिकल सेल अनीमिया होता है वो कैसे होता है, आप लोग ये जानते भी हो. हमारा एक बीटा ग्लोबिन चेन होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर. आप लोगों ने सबने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना. आरबीसी के अंदर देयर इज अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसका काम होता है क्या? आपके जितने भी गैसेस का एक्सचेंज है, ये सारी चीजें वो हीमोग्लोबिन के ही थ्रू होता है. और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे मोटा मोटा. वहां पे 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स रहती हैं, ठीक है, राइट, जो कि फेरस आयन के साथ कनेक्टेड होते हैं. इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर, तो इस तरह से रहता है, ठीक है. यहाँ पे 2 चेन्स रहती है, 2 अल्फा की और 2 बीटा की चेन्स रहती हैं. तो जो एक बीटा प्रोटीन की चेन होती है उसके अंदर जो स्पेसिफिकली बीटा ग्लोबिन चेन होता है, इस बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर यहाँ पे जो 6th पोजीशन रहती है बच्चे, ठीक है, जो आपकी कोडोन्स की 6th पोजीशन रहती है, 6th पोजीशन का जो आपका न्यूक्लियोटाइड है नॉर्मल केस में, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, वो 6th पोजीशन पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ द वैलाइन, ठीक है, ओके. नहीं सॉरी, माय बैड, ग्लूटामिक एसिड इज प्रेजेंट देयर एंड दिस ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड. ये यहाँ पे चेंज होके एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाता है? एबनॉर्मल कंडीशन में ये ग्लूटामिक एसिड इसी 6th पोजीशन पर वैलाइन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है. यानी कि ये एक किस तरह के म्यूटेशन का एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर पॉइंट म्यूटेशन, जो कि मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में बताया भी था, ठीक है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. क्लियर हुई सबको ये बात? यस, ठीक है. सो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय योर वैलाइन, ठीक है. ग्लूटामिक एसिड जो कि 6th पोजीशन पे रहता है बीटा ग्लोबिन चेन के, वहां पे ये चेंज आ गया. अब देखो कि केवल एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से क्या खलबली मच जाती है. आपके जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है बच्चे, ठीक है, नॉर्मली आरबीसी का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है? आप बता सकते हैं क्या शेप होती है? हाँ, बाय कॉनकेव एंड स्फेरिकल. पढ़ा है ना सबने? इस तरह से अगर इसको हम साइड से देखें तो ऐसे दिखता है और ऊपर से देखें तो स्फेयर दिखता है. सो बेसिकली इट इज बाय कॉनकेव एंड स्फेरिकल शेप्ड. यस और नो? क्या आप लोग अग्री करते हैं मेरे साथ में? पर बच्चे जब ये चेंज हो जाता है,
इसके बाद वहां क्या चेंजेस आते हैं, इसके बाद ये चेंजेस आते हैं कि ये जो नॉर्मल वाला आरबीसी है अब एक एबनॉर्मल आरबीसी की तरह दिखता है और इसकी शेप ऐसे सिकल शेप हो जाती है, स्पिंडल शेप, ठीक है, ऐसे सिकल शेप हो जाती है। और जो इसका काम होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड इवन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो जितनी भी वो ट्रांसपोर्टेशन के काम कर रहा था नॉर्मल स्ट्रक्चर पे, अब इस स्ट्रक्चर के साथ वो सब काम नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स शेप। एंड नाउ व्हाट काइंड ऑफ शेप इट इज हैविंग, इट इज हैविंग अ सिकल शेप नाउ, इसीलिए इसको सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। आ गई सबको बात समझ में, yes or no? ठीक है। The substitution of the amino acid in the globin protein results due to the single base substitution. I have already told you ये क्या हुआ है, यहाँ पे एक सिंगल बेस में सब्सटीट्यूशन चेंज आया है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया, एक सिंगल बेस में चेंज आया है where at the 6th codon, ठीक है, of the beta globin chain. So now here it changes from GAG to GUG. चेंज क्या आया, आपका जो GAG था, ठीक है, नॉर्मल यहाँ 6th पोजीशन पे ये A था, इसकी जगह क्या हो गया, ये U हो गया। अब GAG जो कि एक ऐसा कोडोन है which was coding for glutamic acid, now it has converted into GUG क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आ गया, इसकी वजह से अब जो यहाँ पे अमाइनो एसिड बन रहा है वो वेलाइन बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो यही होता है बेटा, एक सिंगल आपका न्यूक्लियोटाइड भी क्या कर देता है, कंप्लीट कोडोन को चेंज कर देता है। और कोडोन चेंज होने का मतलब है कि वहां पे जो अमाइनो एसिड जिसके लिए वो कोड कर रहा था वो भी चेंज हो जाएगा। और अमाइनो एसिड चेंज होने का मतलब है कि आपका जो पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, ठीक है, वही आपका प्रोटीन बनाता है। तो उसमें अगर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस चेंज हो जाती है तो पूरा का पूरा प्रोटीन ही बदल जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, है ना, क्या हुआ, एक सिंगल बेस पेयर से क्या हुआ, दिस एंटायर शेप एंड फंक्शन इज अफेक्टेड। क्लियर हो गई बात सबको, यस और नो? ठीक है, सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिसेसिव ट्रेट। और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब दोनों पेरेंट्स के पास होता है तभी ये आगे पास ऑन होगा। सो इसको भी हम स्टडी करते हैं थ्रू द पेडिग्री चार्ट्स। ओके, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं पेडिग्री चार्ट पे, जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ठीक है, सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो लोग जब हम नीट चैनल पे चलेंगे वहां पे डिटेल में इसके हम क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे एंड आई विल ऑल्सो गिव यू सम ऑफ द टिप्स इन द थ्योरी पार्ट। ओके, बट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कंटेंट इज इनफ अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ऑलराइट, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द फिनाइल ketonuria, another Mendelian disorder also mentioned in your NCERT. What is phenylketonuria? बेटा ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, अगेन इसमें दिस इज कैरिड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सेम जैसा सिकल सेल अनीमिया के केस में देखा, सेम वही होता है। ये आपके सेक्स लिंक जीन्स नहीं कैरी करते, ये आपके बेसिकली ये ट्रेट कौन कैरी करता है, ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के अंदर ये ट्रेट कैरी होता है, राइट। एंड अगेन ये कैसा है, ये एक रिसेसिव ट्रेट है, इट इज नॉट अ डोमिनेंट ट्रेट। ओके, नाउ देखो रिसेसिव ट्रेट को पहचानने का अगर आप पेडिग्री एनालिसिस जब आप चार्ट देखोगे, कई बार क्या होता है ना, चार्ट देख के आपको बताना होता है, स्पॉटिंग में भी आता है प्रैक्टिकल्स में, तो आप कैसे बताते हो, देखो जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा ना वो जनरेशंस को स्किप कर करके शो होगा, ठीक है, it will not show in every generation, बट इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका होता है कि यहाँ पे आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशंस देखने को मिलती है, ठीक है, यू सी व्हाट, स्किपिंग ऑफ जनरेशंस इन दिस केस।
राइट, क्या दिखता है आपको, जनरेशन स्किप होते हुए दिखेंगी। और जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं वो आपको हर जनरेशन में दिखता है। डोमिनेंट ट्रेट्स जो होंगे ना, यू विल सी इट इन एवरी जनरेशन, ठीक है, हर जनरेशन में आपको दिखेगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको ये ज्यादा चमकेगा, ठीक है। ओके, चमक तो वैसे अभी भी गया होगा, हाँ। चलिए, नाउ ये कैसा रहता है, ये एक इनबॉर्न एरर होता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसके ये जीन्स में गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो पैदा होने के साथ ही वो ये बीमारी नहीं कह सकते, बेसिकली दीज आर नॉट डिजीजेस बट दीज आर डिसऑर्डर्स। तो तभी से ये इस डिसऑर्डर को साथ लेके चलता है, दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसको हम क्या बेसिकली क्या रहता है इसके अंदर, एक एंजाइम होता है बॉडी में ना, एक एंजाइम होता है नॉर्मली जो हर एक बॉडी में पाया जाता है, एक नॉर्मल बॉडी में। कैसा एंजाइम होता है वो, हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन रहता है, ठीक है, उसको टायरोसिन में बदलता है, ठीक है। जब हमने बायोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी बहुत सारी, है ना, तो हमने वहां पे देखा था कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक अमाइनो एसिड से दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, क्योंकि वहां पे उनको क्या करना पड़ता है, उनको सबस्ट्रेट्स की तरह एक्ट करना पड़ता है, राइट। तो इतनी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस जब होती है तो वहां पे देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द अमाइनो एसिड्स आल्सो। तो एक रिजल्ट आता है हमारे पास फिनाइल एलेनिन। जब ये हमारे पास बहुत ज्यादा बल्क में आ जाता है तो क्या होता है ना, फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, फिनाइल एलेनिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है बच्चे, टायरोसिन में बदल दिया जाता है। तो टायरोसिन में बदलने से क्या होता है और क्यों हम इसको बदला जाता है, टायरोसिन में बदलने के बाद यहाँ से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और इसको और मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज किया जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में टायरोसिन इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो भाई इसलिए टायरोसिन में कर दिया। पर फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में क्यों करे, क्या फिनाइल एलेनिन किसी काम का नहीं है, एग्जैक्टली ये किसी काम का नहीं है, बल्कि अगर ये बॉडी में एक्युमुलेट हुआ तो क्या होता है, ये धीरे 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 आपके एक्युमुलेट होके ब्रेन तक भी पहुंच जाता है और ये हमारे ब्रेन को डैमेज भी कर सकता है। तो इसका इकट्ठा होना या इसकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में हार्मफुल रहती है, ठीक है। तो अब जो ये यहाँ पे एंजाइम है जो इसको फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदल रहा है, अगर ये एंजाइम ही नहीं है तो क्या होगा, तो ये फिनाइल एलेनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और जो मैंने बोला था कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है वो आएंगी, राइट, ठीक है। तो इसीलिए ये एक तरह का क्या हो जाता है बॉडी के अंदर, डिसऑर्डर, क्या हो जाता है, ये एक डिसऑर्डर। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलेनिन इज एक्युमुलेटेड एंड फिनाइल इसके और अदर डेरिवेटिव्स बनते रहते हैं, इकट्ठा होता रहता है, यहाँ से फिनाइल एलेनिन के और डेरिवेटिव्स बन जाते हैं, फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आती है प्रॉब्लम, ओके, इससे आती है प्रॉब्लम बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन द मेंटल रिटार्डेशन, इट कैन अफेक्ट योर बॉडी मेटाबॉलिज्म एज वेल एज आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्रेन में ये मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज करता है। तो हेंस इस एंजाइम का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, राइट, ओके, क्लियर हुई ये बात। तो फिनाइल एलेनिन ये एक ऐसा डिसऑर्डर रहता है जहां पे दिस एंजाइम इज एब्सेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि इसको जो कोड करने वाला जीन होता है देयर इज प्रॉब्लम इन दैट, ओके, उसी जीन में गड़बड़ी होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की तरफ, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। Alright students, so now let's start with the chromosomal disorders. So chromosomal disorders के अंदर basically क्या रहता है that here there is either the absence or excess of the chromosomes. ठीक है, वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे हमने देखा था कि एक ही आपके जीन में वो डिसऑर्डर रहता है,
लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे या तो क्रोमोसोम ही गायब है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स रहते हैं इसको नोट कर लेना बच्चे, क्योंकि आपको मेनली एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि इसका की पॉइंट क्या है, इन डिसऑर्डर्स के अंदर क्या हो रहा है। सो यहाँ पे ईदर द एब्सेंस, ठीक है, और द एक्सेस, या फिर कभी कभी क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एकदम एबनॉर्मल तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरह की जब कंडीशंस आती है, आइदर एब्सेंस और मोर एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज योर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि मैम ने क्या बोल दिया, ठीक है। तो इसको अगर अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पे क्रोमोसोम की एब्सेंस रहती है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स रहते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे रीजन है कि मतलब क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्रोमोसोम्स तो हमारी बॉडी के अंदर हमने पढ़ा है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या कम क्रोमोसोम क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन रहता है। तो रीजन ये होता है, क्यों ऐसा होता है, दैट जिस टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा है ना कि सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट होते हैं, यस और नो, है ना। जब आपका सेल डिवाइड करता है तो इस तरह से सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ चली जाती हैं, राइट, और दूसरी उसकी पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स इस तरफ चली जाती हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है, यस और नो। तो ये ऐसे बेसिकली क्यों हो रहा है यहाँ पे कि हाफ हाफ ना जाके कभी कभी यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके क्रोमोसोम्स चले जाते हैं। द रीजन बीइंग कि जिस टाइम पे सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स रहता है वहां पे कुछ ना कुछ इशू आ गया, यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम था, ठीक है, इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स एक इधर जानी थी एक इधर जानी थी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू सम फेलर, क्योंकि देखो यार बॉडी है, 100% तो बॉडी भी एफिशिएंटली काम नहीं करती हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तभी हमें बीमारियां दिखती हैं, डिसऑर्डर्स दिखते हैं बॉडी के अंदर, और ये बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं। सच टाइप ऑफ कंडीशंस जितने भी हमने अभी तक यहाँ पे आज डिसऑर्डर्स पढ़े हैं ना, चाहे वो मेंडेलियन हो या अभी हम जो क्रोमोसोमल पढ़ेंगे, वो रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं। तो कभी कभी तो यार नेचर भी गलती कर देता है, तो क्या हो जाता है ऐसी कंडीशन में, फेलर हो जाता है, ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इन आइदर द गेन, या तो वहां पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स चले जाएंगे या फिर लेस क्रोमोसोम्स चले जाएंगे, ठीक है। अरे मैंने लेस में ज्यादा एस लगा दिया, हाँ, खुशी खुशी में, okay, so either the gain or the loss of chromosomes is there, and इसको हम बोलते हैं जहां पे क्रोमोसोम्स का गेन या लॉस हो रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी, क्या बोलते हैं इसको हम, एन्यूप्लॉइडी। एंड कभी कभी क्या होता है कि आपका सेल डिवाइड ही नहीं होता, ठीक है, क्या नहीं होता, साइटोकाइनेसिस ही नहीं होता, आपने सबने पढ़ा है ना, साइटोकाइनेसिस इज बेसिकली द सेल डिवीजन ऑफ योर साइटोप्लाज्म। इनिशियली आपके पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, वो कैरियोकाइनेसिस रहता है, कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद वाला स्टेप आता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में टेलोफेज स्टेज के बाद में आपका साइटोकाइनेसिस होना होता है, याद है ना सबको, ठीक है। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, वो स्टेप हुआ ही नहीं, साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, इसकी वजह से क्या होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा एक सेल के अंदर, यस और नो, एक नया सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब आपके पास में बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो डिवाइड कर जाते हैं टेलोफेज पे 23 आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ना रेप्लिकेशन प्रोसेस भी होता है, तो ये चीज जरूर याद रखना। तो इसके बाद क्या हुआ, आपके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना था, बट ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ ही नहीं, तो इस सेल के पास पहले से ही 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, अब रेप्लिकेशन होगा तो 46 और आ जाएंगे, यानी कि इसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, है ना।
तो ये तो एक अलग ही चीज हो गई, अलग ही फिनोमिनन हो गया, इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, और ये कुछ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह का फिनोमिनन कुछ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर हो गई ये बात? यस और नो? पॉलीप्लॉइडी क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन द डिफरेंट एग्जांपल्स जहां पे इस तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है दैट इज योर डाउन्स सिंड्रोम। यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है? डाउन सिंड्रोम यहाँ बताया है। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर आप देख सकते हो पर्सन विद डाउन सिंड्रोम हैज अ राउंड फेस, ठीक है, आमंड शेप आईज हो जाती हैं, एंड उसकी जो टंग होती है वो फरोड रहती है, ऐसे चौड़े चौड़े पाम्स होते हैं, पाम्स पे क्रीज जो होती है वो बहुत अच्छे से दिखाई देती है, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज दिखती है। ठीक है, तो ऐसा बच्चा रहता है ज्यादातर डाउन सिंड्रोम में। ये आप देख लो कैसे फीचर्स रहते हैं। शॉर्ट स्टेचर्ड होता है, थोड़ा सा हाइट हमेशा छोटी रहेगी, स्मॉल राउंड फेस जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं एग्जाम में, एज इट इज आपको ये कैरेक्टर्स वहां पे लिख के आने होंगे। टंग फरोड रहती है, हल्की सी आगे से ट्विस्टेड होगी, पार्शियली ओपन माउथ ऐसा रहता है। ठीक है, माउथ ज्यादातर ऐसे पार्शियली ओपन रहता है। एंड पाम मैंने बताया ब्रॉड, अच्छा खासा ब्रॉड पाम होता है विद कैरेक्टरिस्टिक क्रीज ऑन द पाम। एंड ऐसे बच्चों का फिजिकल भी साथ साथ साइकोमोटर और मेंटल, है ना, ये सारे डेवलपमेंट्स वहां रुक जाते हैं। सच किड्स आर सीन टू बी मेंटली रिटार्डेड। ओके, तो ये सारे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वहां पे रिटार्डेड रहते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? नाउ अब ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे जो डाउन सिंड्रोम के जो लोग होते हैं वो कैसे दिखते हैं। अब ये होता क्यों है ये तो मैम ने बताया ही नहीं, तो अब हम चलते हैं इस पे कि डाउन सिंड्रोम क्यों होता है और कैसे देखने को मिलता है। सो क्रोमोसोम नंबर 21, जब आपके क्रोमोसोम नंबर 21 की क्या हो जाती है? ट्राइजोमी होती है। ट्राइजोमी का क्या मतलब है? यानी कि नॉर्मली आपने देखा है कि हर ऑटोजोम्स, कितने टोटल ऑटोजोम्स है बॉडी के अंदर? टोटल ऑटोजोम्स कितने हैं बॉडी के अंदर? आप लोग सभी जानते हैं 22 पेयर्स है। यस और नो? ठीक है, 1 से लेके 22 तक पेयर्स रहते हैं। तो आपका जो 21st क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 21, उसके भी इस तरह से एक पेयर होना चाहिए था। पर इसमें क्या कंडीशन हो जाती है? एक एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, ये भी 21st ही रहता है, पर ये 3 हो गए यार, ये ट्राइजोमी हो गई। हाँ, ये ट्राइजोमी हो गई 21st क्रोमोसोम की। अब इससे क्या होगा? टोटल क्रोमोसोम्स आपके कितने हो जाते हैं? क्या अभी भी टोटल क्रोमोसोम्स यहाँ 46 रहेंगे? नो। हाउ मेनी टोटल क्रोमोसोम्स विल बी हियर नाउ? 47। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है ड्यू टू द ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, राइट? सो एक एडिशनल कॉपी हो जाती है इस क्रोमोसोम की, एंड इसी की वजह से यहाँ पे इस तरह के फीचर्स बॉडी में, फिनोटाइप में चेंजेस दिखते हैं। क्लियर हो गई बात? और इसको सबसे पहले लैंगडन डाउन ने डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंगडन डाउन। ठीक है, नीट के लिए भी, एनसीईआरटी के लिए भी, दोनों ही चीजों के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, जो है हमारा क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बेसिकली क्या दिखता है? क्लाइनफेल्टर्स के अंदर जो मैस्कुलिनिटी होती है ना किसी भी मैन की, ह्यूमन मैन की, वो यहाँ पे कम देखने को मिलती है, बल्कि ऐसे मेल्स के अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर्स, यानी कि थोड़े थोड़े यहाँ पे बोल सकते हैं गर्लिश कैरेक्टर्स दिखते हैं। ठीक है, और क्यों होता है? रीजन क्या है? क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आता है। नॉर्मली मेल्स के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? कोई मुझे बताएगा? नॉर्मली मेल्स के पास कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? 2 ही होते हैं। और कौन कौन से होते हैं नॉर्मल मेल के अंदर?
देखिए यहाँ पे नॉर्मल मेल के अंदर होता है आपके पास एक्स वाई, यस और नो। बट क्लाइनफेल्टर सिचुएशन में मैंने बोला एक एक्स्ट्रा एक्स होता है, यानी क्लाइनफेल्टर्स मेल के अंदर आपको क्या दिखेगा? क्लाइनफेल्टर्स मेल के अंदर आपको 44 यहाँ क्या रहेंगे? ऑटोजोम्स, ठीक है, 44 यहाँ रहेंगे ऑटोजोम्स, और साथ में क्या रहेंगे? एक्स वाई और एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। दिस इज द कंडीशन, एक्स एक्स वाई। ये यहाँ पे इस तरह के क्रोमोसोम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इस एक्स्ट्रा एक्स की वजह से ऐसे मेल्स के अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर्स दिखते हैं, ठीक है, फेमिनाइन कैरेक्टर्स दिखते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, आई बात समझ में सभी को? चलो इधर आ जाओ अब। सो प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन अ कैरियोटाइप। तो ऐसे ह्यूमंस का कैरियोटाइप ये रहता है, इसको हम कैरियोटाइप बोलते हैं, यानी द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है, दैट इज द कैरियोटाइप। ओके, जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन को कैरियोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैरियोटाइप ऐसी रहती है, एक्स्ट्रा एक्स होने की वजह से। ऐसे इंडिविजुअल के अंदर मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट बट फेमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो सीन। जैसे कि थोड़ा थोड़ा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है इन केसेस में, और इसको हम बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। सच अ कंडीशन जहां पे मेल्स के अंदर, ह्यूमन मेल्स के अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट दिखती है, इस कंडीशन को हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल भी होते हैं। स्टेराइल का मतलब नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी भी नहीं रखते। क्लियर हुई बात? ठीक है, समझ आ गया सभी को? ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अच्छा, इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि क्लाइनफेल्टर्स में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये इसकी मतलब मैं ऐसे याद कर रही थी, बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, क्लाइनफेल्टर्स में और आपके टर्नर्स में। तो क्लाइनफेल्टर्स में इसकी स्पेलिंग थोड़ी लंबी है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, ठीक है। और टर्नर्स में क्या होता है? टर्नर्स में आपका एक एक्स की कमी होती है, तो इसकी स्पेलिंग छोटी है, तो इसमें कम हो रहा है। मैं ऐसे ही याद रखती हूँ और बच्चों को याद भी कराती हूँ। तो बच्चे टर्नर्स और क्लाइनफेल्टर्स में हमेशा कंफ्यूज रहते, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जिसकी लंबी वाली स्पेलिंग है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स है, जिसकी छोटी स्पेलिंग है, ठीक है, स्पेलिंग या नाम जो भी है, तो उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर आपका एक एक्स कम रहेगा। तो ये कंडीशन भी देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या रहता है, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक एक्स की यहाँ कमी हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स की कमी हो जाती है, ठीक है। और ये कंडीशन आपको फीमेल्स में दिखती है, फीमेल्स में। तो यहाँ पे सब देखेंगे नॉर्मल फीमेल्स की जब हम बात करते हैं, तो नॉर्मल फीमेल्स का कैरियोटाइप क्या रहता है? यू हैव 44 ऑटोजोम्स प्लस साथ में क्या होते हैं आपके पास? साथ में यू हैव योर एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम। ऐसा ही कैरियोटाइप रहता है नॉर्मल फीमेल्स में। बट इन द केस ऑफ योर टर्नर्स फीमेल के केस में आपका एक एक्स यहाँ पे कम रहता है, तो ऑटोजोम्स तो इतने ही रहेंगे, बट ये जो कंडीशन है यहाँ पे आपको एक्सओ दिखता है। क्या दिखता है? एक्सओ। सो सच कंडीशन, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? टर्नर्स सिंड्रोम। और यहाँ पे अब आप देख सकते हो ओ हमने क्यों यूज किया? ओ का मतलब है नो क्रोमोसोम, कोई क्रोमोसोम ही नहीं है। ओ मींस नो क्रोमोसोम, ठीक है, जीरो। ओ कह लो या जीरो कह लो, तो एक्स जीरो भी बोल सकते हैं, एक्स ओ भी बोल सकते हो आप लोग। मतलब यहाँ कोई क्रोमोसोम नहीं है, इसके पास सिर्फ एक एक्स है। Basically it has this 44A plus just one X chromosome, यानी total how many? 45
5 क्रोमोसोम। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो अब इसके पास एक एक्स कम है, तो यानी कि इसका फेमिनाइन कैरेक्टर में भी कुछ गड़बड़ी आएगी। ठीक है, तो ऐसी फीमेल्स भी स्टेराइल होती हैं, अगेन नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। ओके, नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। देन ओवरीज इनके अंदर कैसी होती है? रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब कि यहाँ पे ये ओवरीज है तो पर काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो इन ओवरीज होने का कोई फायदा ही नहीं है, इसीलिए ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। रिप्रोड्यूस कर भी लेंगी तो दे आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू यंग वन। बिसाइड्स अदर फीचर्स, इसके अलावा इनके अंदर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी लैकिंग होते हैं। उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें यहाँ देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ कि व्हाट एल्स फीचर्स आर ऑब्जर्व्ड इन सच फीमेल्स। देखो, शॉर्ट स्टेचर रहेंगी, हाइट छोटी रहती है। यहाँ पे नेक में ना ऐसे वेबिंग जैसी रहती है। वेब मतलब ऐसे जैसे पाम्स की वेब बन जाती है ना, ऐसे नेक में भी ऐसे वेब बन जाता है। ठीक है, पोस्टीरियर, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, मतलब जो इनकी हेयर लाइन होती है काफी नीचे तक होती है। ठीक है, ब्रॉड चेस्ट रहेगा, वाइडली स्पेस्ड निपल्स होते हैं। ठीक है, देन इनका ये सब चीजें आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट में पढ़ाया जाएगा आपको, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड देन इनकी इनफर्टिलिटी इनके अंदर दिखती है और ओवरीज भी रूडिमेंट्री रहती है। सो ये सारे फीचर्स जो है आपके टर्नर सिंड्रोम में दिखते हैं। क्लियर हो गई सभी को ये बात? यस और नो? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, and we are gonna meet in the next class with our brand new chapter, that is molecular basis of inheritance. So till then, what you have to do, you have to come with the entire revision done by your side. ठीक है, तो अपनी खुद से आप लोग रिवीजन करके आओगे, इस पूरे चैप्टर को मेरी तरफ से निपटा के आओगे, ताकि फ्यूचर में जब हम क्लासेस अब लेंगे तो हम वहां पे आपको PYQs और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपना थ्योरी पार्ट को खत्म करना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।